एक छोटे से जापानी शहर में रहता था एक मासूम लड़का सेइबेई, जिसकी आंखों में थी जिज्ञासा और दिल में एक अनोखी लगन। हर दिन वो नए नए गोर्ड्स खरीदता, उन्हें साफ करता, चमकाता, जैसे कोई कलाकार अपनी कला को संवारता है। लेकिन बड़े लोग उसकी लगन को समझ न पाए। उनके लिए ये बस खेल था, पर सेइबेई के लिए वो उसका सपना था। एक दिन कक्षा में जब वो चुपचाप अपना गूढ़ चमका रहा था, शिक्षक गरजा, ऐसी बेवकूफी से तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। घर पहुंचा तो पिता ने उसका संसार तोड़ दिया, हथौड़े से चकनाचूर कर दिए उसके सपने। अब सेइबेई गोर्ड्स नहीं सजाता, चित्र बनाता है, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, एक सच्चे कलाकार की चमक। हर कलाकार के अंदर एक बच्चा होता है जिसे दुनिया अक्सर समझ नहीं पाती। The Artist, written by Shiga Naoya. शिगा नाओया 20वीं सदी के जापान के एक बहुत माने हुए कहानीकार हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहानी द आर्टिस्ट हमें एक जापानी लड़के और वहाँ की संस्कृति की दुनिया में ले जाएगी। उनकी खासियत ये थी कि वो अपने लोगों और उनकी संस्कृति के बारे में बहुत संवेदनशीलता से लिखते थे। यानी वो सिर्फ कहानी नहीं बताते, बल्कि अपने किरदारों की गहरी भावनाओं, उनकी सोच और समाज के छोटे-छोटे रिवाजों को भी बहुत बारीकी से पकड़ते थे। यह कहानी द आर्टिस्ट हमारे सामने सेबी नाम के एक होनहार जापानी लड़के की दुनिया को परत दर परत खोलती है। अनफल्स शब्द का मतलब है जैसे कोई झंडा या नक्शा धीरे धीरे खुलता है। ठीक वैसे ही हम इस कहानी में सेबी की कला और उसकी छोटी सी दुनिया को करीब से जानेंगे। ये कहानी इस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि कैसे बड़ों की दुनिया अपनी समझ और नियमों के बोझ तले बच्चों के अंदर के खास हुनर को अक्सर कुचल देती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा और ज़रूरी संदेश है, जिसे हम सेबी के साथ होते हुए देखेंगे। सेइबेई के माता-पिता को ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो अक्सर बाहर जाकर अपने लिए लौकिया गोर्ड्स खरीदता है। ये शौक कोई छिपा हुआ नहीं था, लेकिन उनकी नज़र में ये बस एक बचकानी हरकत थी जिसे वे शुरुआत में नज़रअंदाज कर रहे थे। वो इन लौकियों को बहुत सस्ते में, बस कुछ सेन जापान के सिक्के देकर खरीद लेता था, और इसी वजह से बहुत जल्द उसके पास एक अच्छा खासा संग्रह तैयार हो गया था। ये लाइन दिखाती है कि उसका जुनून कितना गहरा था। वो अपने थोड़े से पैसों से भी अपने शौक को पूरी लगन से पूरा कर रहा था। घर आते ही उसका सबसे पहला काम होता था लौकी के ऊपरी हिस्से में बहुत सफाई से एक छेद करना और उसके अंदर के बीजों को बाहर निकालना। ये दिखाता है कि सेइबेई सिर्फ लौकियां जमा नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक कलाकार की तरह उन पर काम कर रहा था। उसका हर कदम बहुत सधा हुआ और ध्यानपूर्वक होता था। बीज निकालने के बाद अगला कदम था लौकी की अपनी एक अजीब सी गंध को खत्म करना, जिसके लिए वो चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करता था। ये दिखाता है कि सेइबेई के लिए ये सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक कला थी, जिसमें वो हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखकर उस लौकी को निखुद परफेक्ट बना रहा था। इसके बाद वो साके, एक जापानी शराब से लौकी की सतह को बहुत सावधानी से चमकाता था। ये साके भी उसने अपने पिता के कप में बची हुई बूंदों को इकट्ठा करके जमा किया था, जो दिखाता है कि वो अपने इस काम के लिए कितना समर्पित था। सीमित साधनों के बावजूद वो अपनी कला को बेहतरीन बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता था। सेइबेई को लौकियों में सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं थी, बल्कि एक गहरा जुनून था। ये सिर्फ एक साधारण शौक नहीं था, बल्कि यही उसकी पूरी दुनिया थी, जिसके लिए वो अपना सारा समय और ध्यान लगाता था। जैसा कि हमने अभी देखा कि कैसे वो उन पर मेहनत करता था। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे यूं ही टहल रहा था, तो उसका दिमाग पूरी तरह से अपने पसंदीदा विषय यानी लौकियों में ही खोया हुआ था। यह दिखाता है कि उसका जुनून सिर्फ घर के अंदर तक ही सीमित नहीं था। वो बाहर की दुनिया में भी अपनी कला के बारे में ही सोचता रहता था
और तभी अचानक एक अजीब नज़ारा देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि समुद्र किनारे की एक झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी तेजी से बाहर निकल रहा है, जिसका सिर गंजा और लंबा था। चूंकि सेबेई का दिमाग हर वक्त लौकियों में ही डूबा रहता था, उसे उस आदमी का सिर भी एक अनोखी और सुंदर लौकी जैसा ही दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी अपना गंजा सिर मटकाता हुआ नजरों से ओझल हो गया। यहाँ उसके सिर के लिए पाइन पेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी चीड़ की लकड़ी जैसा सिर, जो इस बात पर जोर देता है कि सेबई के लिए वो अब भी किसी इंसान का सिर नहीं बल्कि एक चलती फिरती अनोखी लौकी ही था। जब वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया, तब जाकर सेबई को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये दिखाता है कि वो अपनी कला की दुनिया में इतना खोया हुआ था कि उसे एक जीते जागते इंसान का सिर भी एक बेजान लौकी ही नजर आ रहा था। अपनी इस बेवकूफ़ी पर उसे गुस्सा या शर्म नहीं आई, बल्कि वो वहीं खड़े होकर जोर-जोर से खुद पर ही हंसने लगा। ये हंसी इस बात का सबूत है कि उसका जुनून कितना सच्चा और मासूम है। वो अपनी इस दीवानगी पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि उसे ये मज़ेदार लगती है। उसकी हंसी वहीं नहीं रुकी, वो घर जाते हुए पूरे रास्ते हंसता रहा। ये हंसी सिर्फ एक गलती पर नहीं थी, बल्कि अपने जुनून की इस गहराई पर थी कि उसे दुनिया में हर जगह अपनी कला ही दिखती है, और ये बात उसे बेहद मज़ेदार लगी। सेबी जब भी किसी ऐसी दुकान के पास से गुजरता जहां लौकी बिकती थी, तो वो वहीं रुक जाता था और मिनटों तक उन्हें घूरता रहता था। उसकी नज़रें खिड़की पर ऐसे जम जाती थीं मानो चिपक गई हों, और वो एक विशेषज्ञ की तरह उन कीमती फलों की कीमत और गुणवत्ता को परखता था। ये लाइन हमें उसके जुनून की गहराई दिखाती है। ये सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक कला है जिसे वो बहुत गंभीरता से लेता है। सेइबी की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही था। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसकी उम्र और उसकी कला की समझ के बीच का गहरा अंतर दिखाती है। दुनिया उसे सिर्फ एक बच्चा समझती थी, लेकिन लौकी को परखने में वो किसी बड़े विशेषज्ञ से कम नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद जहां दूसरे बच्चे खेलने में मस्त रहते थे, सेबी का रास्ता उनसे अलग था। वो शहर में घूमकर अपनी पसंद की लौकी ढूंढता था। ये बात उसके और बाकी बच्चों के बीच का फर्क साफ दिखाती है। खेलकूद से ज्यादा उसे अपनी कला को निखारने और उसके लिए सही कच्चा माल ढूंढने में रुचि थी। दिन भर की खोज के बाद शाम को वो लिविंग रूम के एक कोने में पालथी मारकर बैठ जाता और अपनी नई लाई हुई लौकी पर काम शुरू कर देता था। ये कोना उसके लिए किसी वर्कशॉप से कम नहीं था, जहां वो पूरी दुनिया से कटकर एक सच्चे कलाकार की तरह अपनी कला को संवारता था। लौकी को तैयार करने के बाद वो उसमें थोड़ी साके, जापानी शराब डालता और फिर उस पर एक कॉर्क का ढक्कन लगा देता, जिसे वो खुद अपने हाथों से बनाता था। ये छोटी सी बात उसके कला के प्रति समर्पण को दिखाती है। वो सिर्फ लौकी जमा नहीं कर रहा था, बल्कि हर एक हिस्से को एक सच्चे शिल्पकार की तरह खुद तैयार कर रहा था। फिर वो उस लौकी को तौलिए में लपेटता और एक खास टिन के डिब्बे में डाल देता, जो उसने सिर्फ इसी काम के लिए रखा था। ये छोटी सी बात उसके काम करने के तरीके को दिखाती है। सब कुछ बहुत व्यवस्थित और योजनाबद्ध था, एक सच्चे कलाकार की तरह। और आखिर में वो उस पूरे डिब्बे को चारकोल से जलने वाली अंगीठी फुट वार्मर में रख देता था। यह उसके काम करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण था, जहां हल्की और लगातार मिलने वाली गर्मी उस लौकी को रात भर में पूरी तरह से तैयार कर देती थी। यह दिखाता है कि सेबी का तरीका कितना वैज्ञानिक और सोचा समझा था, बिल्कुल एक पेशेवर कलाकार की तरह। अपना ये सारा काम खत्म करने के बाद ही वो सोने जाता था। ये दिखाता है कि उसका दिन तब तक पूरा नहीं होता था जब तक वो अपनी कला को अपना समय और मेहनत न दे दे, और फिर एक संतुष्ट कलाकार की तरह वो आराम करता था।
अगली सुबह उठते ही उसका सबसे पहला काम उस टिन के डिब्बे को खोलकर लौकी को जांचना होता था। ये उसकी कला के प्रति उसके गहरे लगाव को दिखाता है। दिन की शुरुआत खेल या किसी और काम से नहीं, बल्कि रात भर की मेहनत के परिणाम को देखने की उत्सुकता से होती थी। रात भर की उस खास प्रक्रिया के बाद लौकी की बाहरी सतह पूरी तरह से भीगी हुई या नम होती थी। ये नमी इस बात का सबूत थी कि सेबी का तरीका सफल हो रहा है और लौकी अब अगले चरण के लिए तैयार है। ये एक कलाकार के धैर्य और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाता है। धूप में सुखाने के लिए टांगने से पहले सेबी अपनी उस लौकी को एक अनमोल खजाने की तरह बड़े प्यार और प्रशंसा से देखता था। यहाँ लेखक ने ट्रेजर शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सेबी के लिए ये सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि उसकी कला, मेहनत और लगन का नतीजा था। यही नजरिया एक कलाकार को आम इंसान से अलग बनाता है। अपनी कला का ये सुबह का काम पूरा करने के बाद ही वो एक आम बच्चे की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए स्कूल निकल पड़ता था। ये लाइन उसके दोहरे जीवन को दिखाती है, एक कलाकार का निजी जीवन और एक छात्र का सार्वजनिक जीवन, जिनके बीच उसे संतुलन बनाना पड़ता था। सेइबी एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बंदरगाह होने की वजह से वहाँ बाहर से तरह तरह की चीज़ें आती थीं, जिसमें अलग अलग किस्म की लौकी भी शामिल थी, जो उसे अपनी कला के लिए आसानी से मिल जाती थी। कागज़ों पर तो वो एक शहर था, लेकिन असल में इतना छोटा था कि उसे 20 मिनट में पैदल ही पार किया जा सकता था। शहर का ये छोटा होना सेबी के लिए एक वरदान था, क्योंकि इसी वजह से वो हर गली और हर उस दुकान को अच्छी तरह से जान पाया जहां लौकी बिकती थी। सेबी हमेशा गलियों में घूमता रहता था। उसका ये घूमना आवारागर्दी नहीं, बल्कि अपनी कला के लिए एक खोज थी। क्योंकि शहर छोटा था, उसका ये घूमना उसे हर उस कोने का विशेषज्ञ बना देता था जहां उसकी पसंद की लौकी मिल सकती थी। उसके इस घूमने फिरने का ही नतीजा था कि जल्द ही उसे शहर का कोना कोना पता चल गया जहां लौकी बिकती थी, और वो बाजार की लगभग हर लौकी को पहचानने लगा था। ये उसकी विशेषज्ञता को दिखाता है। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि अपनी कला का एक सच्चा पार्क ही बन चुका था, जो एक नज़र में अच्छी और बुरी लौकी में फर्क कर सकता था। सेइबी को उन पुरानी, गांठदार और अजीबोगरीब शक्ल वाली लौकियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिन्हें आमतौर पर बड़े-बड़े संग्रहकर्ता, कलेक्टर्स पसंद करते थे। ये बात उसे दूसरे संग्रहकर्ताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। जहां दूसरे लोग अनोखी और विचित्र चीजों के पीछे भागते थे, वहीं सेइबी की कला की समझ बिल्कुल अलग थी। वो सुंदरता को सादगी और सही आकार में खोजता था। उसे तो वो लौकी अपनी ओर खींचती थी जो बिल्कुल बराबर, इवन और हर तरफ से एक जैसी, यानी सुडौल, सिमेट्रिकल होती थी। यह उसकी अपनी कलात्मक सोच को दिखाता है। उसके लिए असली सुंदरता किसी अजीब आकार में नहीं, बल्कि निखुट संतुलन और सादगी में थी। घर पर मिलने आए पिता के दोस्त ने सेइबी की पसंद पर टिप्पणी करते हुए कहा, तुम्हारा ये लड़का तो सिर्फ साधारण दिखने वाली लौकियां ही पसंद करता है। ये टिप्पणी कहानी के मुख्य संघर्ष को उजागर करती है, जिसे सेइबी अपनी कलात्मक आंखों से सुडौल और निखुत समझता है। उसे बड़ों की दुनिया सिर्फ साधारण कहकर खारिज कर देती है। यहीं से एक कलाकार की सोच और समाज की आम समझ के बीच का टकराव शुरू होता है। ये कहते हुए उस दोस्त ने कोने में बैठे सेइबी की तरह इशारा किया, जो उस वक्त भी एक सादी, गोल लौकी को चमकाने में पूरी तरह डूबा हुआ था। ये दृश्य उस टकराव को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ बड़ों की आलोचना भरी नजर है और दूसरी तरफ वो कलाकार जो उनकी बातों से बेखबर अपनी दुनिया में अपनी कला को संवारने में मग्न है। सेइबी के पिता उसे घिन और नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए कहते हैं, जरा सोचो तो, एक लड़का अपना कीमती समय लौकी जैसी चीजों के साथ खेलकर बर्बाद कर रहा है। यह वाक्य कहानी के मुख्य संघर्ष को दिखाता है
कि बड़ों की दुनिया में सेबई के इस कला और जुनून को सिर्फ एक बचकाना और फालतू का खेल समझा जाता है। पिता के बाद अब उनके दोस्त भी सेबई को सलाह देते हैं, देखो बेटा सेबई, इस तरह से बस ढेर सारी लौकियां जमा करते रहने का कोई फायदा नहीं है। उनकी ये बात भी बड़ों की उसी दुनिया का हिस्सा है जो सेबई की कला को नहीं बल्कि चीज़ों की गिनती और उनके फायदे को महत्व देती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि चीज़ों की संख्या नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। दोस्त की इस सलाह में बड़ों की दुनिया का एक और नियम छिपा है। वे कला को उसकी सादगी में नहीं बल्कि उसकी दुर्लभता और कीमत में देखते हैं। तुम्हें जो करना चाहिए वो ये है कि तुम एक या दो सचमुच की असाधारण और अनोखी लौकियां ढूंढो। ये सलाह सेबई की कला को बड़ों की दुनिया के नियमों में बांधने की कोशिश है, जहां किसी चीज का मूल्य उसकी अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि इस बात से तय होता है कि वो कितनी दुर्लभ और कीमती है। सेबई शांति से जवाब देता है, मुझे तो इसी तरह की पसंद है, और फिर वो उस बहस को वहीं खत्म कर देता है। उसका ये छोटा सा जवाब असल में बड़ों की दुनिया के नियमों, कीमत और दुर्लभता के खिलाफ एक शांत विद्रोह है। वो जानता है कि वे उसकी कला की सादगी को नहीं समझेंगे, इसलिए वो उनसे बहस करने के बजाय अपनी पसंद पर चुपचाप कायम रहता है। सेबई के चुप हो जाने के बाद अब उसके पिता और दोस्त लौकी के बारे में बात शुरू करते हैं, लेकिन उनकी बातचीत सेबई की कलात्मक दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये एक नाटकीय मोड़ है, जहां अब हमें ये देखने को मिलेगा कि बड़ों की नज़र में एक अच्छी लौकी का मतलब क्या होता है, जो कीमती हो और जिसकी समाज में पहचान हो, न कि वो जिसमें सादगी और सुंदरता हो। पिता अपने दोस्त से उस बाकिन लौकी के बारे में पूछते हैं जो पिछले वसंत की कृषि प्रदर्शनी में रखी गई थी। ऐसा करके वे जानबूझकर एक ऐसी लौकी का उदाहरण दे रहे हैं जिसे समाज में पहचान मिली है, ताकि वे सेबई को ये महसूस करा सके कि उसकी पसंद कितनी साधारण और गलत है। ये बड़ों की दुनिया का वही तरीका है जो कला को उसकी सादगी से नहीं बल्कि उसकी शोहरत और कीमत से तौलता है। वो सचमुच में एक खूबसूरत चीज थी, है ना? पिता का यह सवाल सिर्फ उस लौकी की तारीफ नहीं है बल्कि अपनी बात पर जोर देने का एक तरीका है। वे अपने दोस्त की सहमति लेकर यह साबित करना चाहते हैं कि असली सुंदरता वो है जिसे समाज में पहचान और कीमत मिलती है, न कि वो सादगी जिसे सेबई पसंद करता है। पिता का दोस्त तुरंत उनकी बात का समर्थन करता है। हाँ, मुझे याद है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि सेबई के खिलाफ दो बड़ों का एक हो जाना है। उनकी ये सहमति सेबई को ये महसूस कराती है कि उसकी पसंद कितनी गलत और बचकानी है। हाँ, वो जो बड़ी और लंबी वाली थी। दोस्त उस लौकी को याद करते हुए उसके आकार का वर्णन करता है। उनका ध्यान लौकी के आकार पर है, बड़ा और लंबा, जो ये दिखाता है कि बड़ों की दुनिया में सुंदरता का मतलब अक्सर दिखावा और असाधारण आकार होता है, न कि वो सादगी और संतुलन जो सेबई को पसंद है। अपने पिता और उनके दोस्त की बातें सुनते हुए सेबई मन ही मन हंस रहा था। ये हंसी उनकी नासमझी पर थी, क्योंकि जिस बाकिन लौकी वो वे असली सुंदरता का प्रतीक बता रहे थे, सेबई की कलात्मक नज़र में वो एक भद्दी और बेढंगी चीज से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी ये खामोश हंसी बड़ों की दुनिया के सतही मापदंडों के खिलाफ उसका शांत और आत्मविश्वासी जवाब है। उस बास्किन लौकी ने उस समय भले ही बहुत हलचल मचाई हो, लेकिन जब सेबई उसे देखने गया था तो उसे वो एक भद्दी और बेढंगी सी चीज लगी थी और वो प्रदर्शनी छोड़कर बाहर आ गया था। ये वाक्य सेबई के कलात्मक नजरिए और बड़ों की सतही दुनिया के बीच के गहरे अंतर को उजागर करता है। जहां बड़े लोग शोहरत और चर्चा को सुंदरता का पैमाना मानते हैं, वहीं सेबई की अपनी सच्ची कलात्मक परख है जो किसी के नाम या प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं होती। सेबई ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे तो वो उतनी खास नहीं लगी, वो तो बस एक बड़ी और बेढंगी सी चीज है।
ये पहली बार है जब सेबेई का शांत विद्रोह एक खुली आवाज में बदल जाता है। वो अब सिर्फ मन में हंस नहीं रहा, बल्कि बड़ों के सतही कलाबोध को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेटे का ये जवाब सुनकर पिता की आंखें हैरानी और गुस्से से चौड़ी हो गईं। ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी, बल्कि एक बच्चे द्वारा अपने पिता के अनुभव और समाज के बनाए नियमों पर सीधी चुनौती थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या कहा तुमने? वो गुस्से से दहाड़े। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक बच्चे की हिम्मत पर पिता का हमला है, जिसके जरिए वो सेबेई के आवाज और उसकी कलात्मक सोच को हमेशा के लिए कुचल देना चाहते हैं। पिता उसे डांटते हुए कहते हैं, जब तुम्हें किसी चीज के बारे में पता न हो तो तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। ये सिर्फ एक डांट नहीं, बल्कि एक बच्चे की कलात्मक सोच और उसकी अपनी राय को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश है। इस वाक्य से पिता ये साबित कर देते हैं कि बड़ों की दुनिया में अनुभव और सत्ता के सामने एक बच्चे की कला की कोई जगह नहीं है। पिता की इस जोरदार डांट के बाद सेबई पूरी तरह चुप हो गया। ये चुप्पी उसकी हार है। उसे समझ आ गया है कि बड़ों की दुनिया में उसकी कलात्मक राय की कोई कीमत नहीं है और उसे जबरदस्ती चुप करा दिया जाएगा। इसलिए वो अपनी कला को वापस अपनी खामोश दुनिया में ले जाता है, जहां कोई उसे गलत नहीं ठहरा सकता। पिता द्वारा चुप कराए जाने के बाद सेबेई अब एक अनजान गली में पहुंचता है, जहां उसे एक फल बेचने वाली बूढ़ी औरत दिखती है। ये अनजान गली सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। ये वो जगह है जहां बड़ों की दुनिया की आलोचना और नियमों से दूर उसे अपनी कला का सच्चा खजाना मिलने वाला है। वो बूढ़ी औरत सूखी खुबानी और संतरे जैसी बहुत ही साधारण चीजें बेच रही थी। ये साधारण सा दृश्य इस बात पर जोर देता है कि असली कला या खजाना अक्सर भव्य प्रदर्शनियों में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे मामूली और अनपेक्षित कोनों में छिपा होता है। और उसी साधारण दुकान के पीछे बने घर की खिड़कियों पर उसने लौकियों का एक बड़ा गुच्छा लटका रखा था। यह इस बात पर और जोर देता है कि असली कला किसी भव्य प्रदर्शनी में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे अनदेखे और मामूली कोनों में छिपी होती है, जिसे सिर्फ सेबेई जैसी सच्ची कलात्मक नज़र ही पहचान सकती है। सेबेई पूछता है, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? और बिना एक पल गवाए वो स्टॉल के पीछे जाकर लौकियों को ध्यान से देखने लगता है। ये दिखाता है कि पिता की डांट ने भले ही उसकी आवाज को दबा दिया हो, लेकिन उसकी कला के प्रति जुनून और खोज को नहीं मिटा सकी। उसका स्टॉल के पीछे जाना इस बात का प्रतीक है कि वो अब अपनी कला को बड़ों की दिखावे की दुनिया से दूर एक सच्ची और निजी जगह पर खोज रहा है। अचानक उसकी नज़र एक 5 इंच लंबी, बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली लौकी पर पड़ती है। यही सेबेई की कला की असली पहचान है। जहां बड़ों की दुनिया असाधारण और महंगी चीज़ों में सुंदरता खोजती है, वहीं सेबेई की सच्ची कलात्मक नज़र एक मामूली सी दिखने वाली चीज़ में छिपी हुई असाधारण सुंदरता को तुरंत पहचान लेती है। उस साधारण सी दिखने वाली लौकी में कुछ ऐसा था जिसने सेबेई के दिल की धड़कन तेज कर दी। ये एक सच्चे कलाकार की पहचान है। उसकी आंखें सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं देखती, बल्कि उस चीज के अंदर छिपी संभावना और असली कला को महसूस कर लेती हैं। ये दिल की धड़कन का तेज होना ही बड़ों की दुनिया के तर्कों और सेबेई की कलात्मक भावना के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ये कितने की है? वो हाँफते हुए पूछता है। उसकी सांसों का ये उखड़ना दिखाता है कि ये उसके लिए सिर्फ एक लौकी नहीं, बल्कि एक खजाना है जिसे खोने का डर उसे सता रहा है। ये एक कलाकार का अपनी कला के प्रति जुनून है, जो इतना गहरा है कि वो उसकी आवाज में भी साफ झलक रहा है। बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा, तुम तो अभी बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये 10 सेन में दे दूंगी। ये कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य आयरनी है। जिस लौकी को सेबेई की कलात्मक नज़र ने एक अनमोल खजाने के रूप में पहचाना है,
उसे बड़ों की दुनिया सिर्फ एक बच्चे का खिलौना समझकर 10 सेंट जैसी मामूली कीमत पर बेच रही है। ये दिखाता है कि बड़ों की दुनिया सेबेई की कला की असली कीमत पहचानने में पूरी तरह से अंधी है। सेबेई तुरंत और घबराहट में कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज इसे मेरे लिए रोक कर रखेंगी ना? उसकी ये घबराहट दिखाती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन उसे इस बात का डर है कि कहीं ये अनमोल खजाना उसके हाथ से निकल ना जाए। ये सिर्फ एक लौकी खरीदने की जल्दी नहीं है, बल्कि एक सच्चे कलाकार की अपनी कला को खो देने की गहरी चिंता है, जिसे बड़ों की दुनिया समझ ही नहीं सकती। मैं अभी पैसे लेकर वापस आता हूँ। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि उस खजाने को पाने की उसकी बेताबी और जुनून को दिखाता है। वो एक पल भी गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो देर से लौटा तो कोई और उस कला को ले जाएगा जिसे सिर्फ उसकी नज़र ने पहचाना है। वो दौड़ते हुए घर गया और पलक झपकते ही पैसे लेकर वापस उस दुकान पर पहुंच गया। उसकी ये तेजी दिखाती है कि वो उस लौकी को पाने के लिए कितना बेचैन और उत्साहित था। उसे डर था कि कहीं कोई और उसे खरीद ना ले। उसने वो लौकी खरीद ली और उसे अपने घर ले आया, जैसे कोई कलाकार अपनी कला के लिए सबसे कीमती चीज को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा हो। ये खरीदारी उसके लिए एक जुनून की शुरुआत थी, जिस पर वो अब अपना पूरा ध्यान लगा सकता था। उस दिन के बाद से वो नई लौकी उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहने लगी। ये दिखाता है कि उसका जुनून कितना गहरा था। वो लौकी अब सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि उसका सबसे कीमती खजाना बन चुकी थी। उसका लगाव इतना बढ़ गया कि वो उस लौकी को स्कूल भी ले जाने लगा और क्लास में भी छिपकर डेस्क के नीचे उसे चमकाता रहता था। ये काम दिखाता है कि उसकी कला उसके लिए पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी हो गई थी और वो इसके लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार था। लेकिन उसका ये राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका और जल्द ही एक टीचर ने उसे क्लास में ये काम करते हुए पकड़ लिया। यहीं से सेबेई की कला और बड़ों की दुनिया के नियमों के बीच का टकराव शुरू होता है, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो टीचर इसलिए और भी ज्यादा आग बबूला हो गए क्योंकि सेबेई ने ये हरकत नैतिकता यानी एथिक्स की क्लास में की थी। ये विडंबना देखिए कि जिस क्लास में अनुशासन और अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी में सेबेई का अपनी कला में डूबे रहना टीचर के लिए एक अक्षम्य अपराध बन गया। उस टीचर के गुस्से की एक और बड़ी वजह थी, वो जापान के किसी दूसरे हिस्से से आए थे, जहाँ की सोच अलग थी। उनकी नज़र में लौकी इकट्ठा करना और उसे सजाना लड़कों के लिए एक बहुत ही अपमानजनक और लड़कियों वाला एफेमिनेट शौक था और इसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत उन्हें इस बात से कभी कोई आपत्ति नहीं होती थी जब उनके छात्र नानी वाबुशी जापान के पारंपरिक गीत गाते थे, भले ही वे कितनी भी कर्कश और बेसुरी आवाज में क्यों न गा रहे हों। यह उनके दोहरे मापदंड और संकीर्ण सोच को दिखाता है। एक शोर शराबे वाला पारंपरिक शौक उन्हें लड़कों के लिए ठीक लगता था, लेकिन सेबेई का शांत और कलात्मक जुनून उन्हें लड़कियों जैसा और अस्वीकार्य लगता था। अब जब उन्होंने सेबेई को चुपचाप अपनी लौकी चमकाते हुए देखा, तो गुस्से से उनकी आवाज कांपने लगी। ये गुस्सा सेबेई की किसी गलती की वजह से नहीं था, बल्कि टीचर के मन में उस कला के प्रति जो नफरत और संकीर्ण सोच भरी थी, ये उसका नतीजा था। सेबेई की शांतिपूर्ण कला को वो अपनी मर्दानगी और अनुशासन पर एक हमले के रूप में देख रहे थे। तुम एक मूर्ख हो, कहकर वो उस पर चिल्ला पड़े। उन्होंने सेबेई की कला को उसकी बेवकूफ़ी का सबूत मान लिया, ये सोचे बिना कि ये उसका जुनून है। ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, बल्कि एक बच्चे के आत्मविश्वास और उसकी अनोखी प्रतिभा पर किया गया एक क्रूर हमला था। तुम्हारे जैसे लड़के का तो कोई भविष्य ही नहीं है। ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, बल्कि टीचर का एक फैसला था,
जिसमें उन्होंने सेबेई की कला को उसकी बर्बादी का कारण बता दिया। उनकी नज़र में ऐसा शौक पालने वाला लड़का जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसी वक्त उसी जगह पर टीचर ने सेबेई की वह लौकी जब्त कर ली जिस पर उसने घंटों तक मेहनत की थी। ये सिर्फ एक वस्तु को जब्त करना नहीं था, बल्कि यह एक कलाकार से उसकी कला को छीनने जैसा था, जो उसकी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा थी। इतनी बेइज्जती और नुकसान के बाद भी सेबई बस सीधा सामने देखता रहा और रोया नहीं। ये उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके गहरे सदमे और मौन विरोध का प्रतीक था। उसका दुख इतना ज्यादा था कि आंसू भी जैसे जम गए थे। घर पहुंचने पर सेबेई का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। ये पीलापन उसके अंदर चल रहे तूफान का बाहरी संकेत था। स्कूल में हुई बेइज्जती का सदमा और अब घर पर पिता के गुस्से का डर, इन दोनों ने मिलकर उसके चेहरे का रंग छीन लिया था। घर आकर उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपने पैर गर्म करने वाली अंगीठी पर रख दिए और खाली नजरों से दीवार को घूरने लगा। ये चुप्पी और खालीपन बताता है कि वो अंदर से कितना टूट चुका था। उसका शरीर तो वहाँ था, पर उसका मन सदमे से पूरी तरह सुन्न हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो टीचर भी सेबेई के घर आ पहुँचे। सेबेई का डर सच साबित हो गया, क्योंकि अब स्कूल की लड़ाई उसके घर की दहलीज तक आ चुकी थी। टीचर का घर पर आना ये दिखाता है कि वे इस मामले को सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं, बल्कि एक गंभीर समस्या मानते थे, जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी था। उस समय सेबेई के पिता, जो एक बढ़ई की दुकान पर काम करते थे, अभी घर नहीं पहुंचे थे। घर के पुरुष मुखिया की गैर मौजूदगी में टीचर का सारा गुस्सा और उनकी शिकायतें अब बेचारी माँ को ही सुननी पड़ीं, जिससे वह और भी असहाय महसूस करने लगीं। इसलिए टीचर ने अपना सारा गुस्सा और अपनी सारी शिकायतें एक हमले की तरह सेबेई की माँ पर डाल दीं। उस समाज में बच्चे की गलतियों के लिए अक्सर माँ को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था, और पिता की गैर मौजूदगी में वो एक आसान निशाना बन गईं। उन्होंने कठोर आवाज में कहा कि इस तरह की हरकतें परिवार की जिम्मेदारी होती हैं। ऐसा कहकर उन्होंने स्कूल और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और सारा दोष सेबेई के माता-पिता पर मढ़ दिया, मानो कह रहे हों कि आपने अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिए। यह आप माता-पिता का कर्तव्य है कि आप सुनिश्चित करें कि ऐसी बातें दोबारा न हों। टीचर यहाँ कर्तव्य, ड्यूटी शब्द पर जोर देकर सारा बोझ माँ के कंधों पर डाल रहे हैं, मानो कह रहे हों कि अपने बच्चे को काबू में रखना आपकी जिम्मेदारी थी, जिसमें आप पूरी तरह से नाकाम रहीं। टीचर की बातें सुनकर सेबेई की माँ गहरी शर्मिंदगी और पीड़ा से भर गईं और बस कुछ टूटे-फूटे शब्दों में माफ़ी मांग सकीं। उनकी ये दबी हुई आवाज़ दिखाती है कि वो कितनी असहाय थीं। वो न तो अपने बेटे का पक्ष ले सकती थीं और न ही समाज में एक टीचर का सामना करने की हिम्मत जुटा पा रही थीं। इसी दौरान सेबेई एक कोने में दुबक कर खुद को अदृश्य बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। यह उसका डर और अपराध बोध था। वो अपनी वजह से अपनी माँ को शर्मिंदा होते देख खुद गायब हो जाना चाहता था। डर से कांपते हुए उसने एक नज़र उस बदला लेने पर उतारू टीचर पर डाली और फिर उस दीवार पर, जो ठीक टीचर के पीछे थी। उसकी सांसें इसलिए अटकी हुई थीं क्योंकि उसी दीवार पर उसकी सारी मेहनत, उसकी तैयार की हुई लौकियों की पूरी कतार टंगी हुई थी। अगर टीचर की नज़र वहां पड़ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दीवार पर सेबेई की मेहनत और कला का पूरा खजाना एक एक करके सजाई हुई, चमकाई हुई लौकियों की पूरी कतार टंगी हुई थी। ये सिर्फ लौकियां नहीं थीं, बल्कि सेबेई की पूरी दुनिया थी, जो अब बस एक नज़र पड़ने पर तबाह हो सकती थी। यह कोई सवाल नहीं, बल्कि सेबेई के मन में उठ रहा एक भयानक डर था।
उसे पता था कि अगर टीचर ने उसकी कला के इस खजाने को देख लिया तो उनका गुस्सा कई गुना बढ़ जाएगा और उसकी ये छोटी सी दुनिया पल भर में तबाह हो जाएगी। सेबई अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था और सोच रहा था कि अब सबसे बुरा होगा। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर टीचर की नज़र दीवार पर टंगे उसके बाकी लौकियों पर पड़ गई तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उसे और भी ज़्यादा डांट पड़ेगी। लेकिन आखिरकार काफ़ी देर तक डांटने के बाद टीचर के शब्द खत्म हो गए, पर उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसलिए वो ज़मीन पर जोर-जोर से पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गए। टीचर के जाते ही सेबेई ने एक गहरी राहत की सांस ली, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर टल गया था। उसकी बाकी लौकियों का कलेक्शन टीचर की नज़रों से बच गया था और वो एक और बड़ी मुसीबत से फिलहाल के लिए सुरक्षित था। सेबेई की माँ धीरे-धीरे सिसकियां भर रही थी। टीचर ने सारी गलती परिवार और माँ की परवरिश पर डाल दी थी, जिससे वो बहुत अपमानित और दुखी महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। वो एक शिकायती और रोनी आवाज में उसे डांटने लगी। वो सेबेई पर गुस्सा तो थी, लेकिन साथ ही अपनी बेबसी और अपमान पर भी दुखी थी। इसलिए उसके डांट में गुस्सा कम और उलाहना ज्यादा था। माँ उसे शिकायती लहजे में डांट ही रही थी कि तभी उसके पिता दुकान से लौट आए। उनके आने से सेबेई की मुसीबत कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि अब घर का सबसे सख्त सदस्य भी इस मामले में शामिल हो गया था। जो कुछ हुआ था उसके बारे में सुनते ही पिता ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे का कॉलर पकड़ा और उसकी जोरदार पिटाई कर दी। ये गुस्सा सिर्फ टीचर की शिकायत पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि उनके बेटे के इस बेकार शौक की वजह से परिवार को समाज में शर्मिंदा होना पड़ा और उनकी इज्जत पर बात आ गई थी। तुम किसी काम के नहीं हो, एकदम बेकार हो। ये सिर्फ डांट नहीं, बल्कि पिता का फैसला था कि सेबेई का ये शौक उसे जीवन में कहीं का नहीं छोड़ेगा। उनकी नज़र में ऐसा लड़का परिवार के लिए सिर्फ शर्मिंदगी का कारण बनेगा, सफलता का नहीं। वह उस पर जोर से गरजा। ये सिर्फ चिल्लाना नहीं था, बल्कि पिता के अंदर का सारा गुस्सा और निराशा एक साथ फट पड़ी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा पूरी तरह से नालायक और बेकार है। जिस तरह से तुम ये लौकियों वाला काम कर रहे हो, उससे तुम दुनिया में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। पिता की नज़र में सफलता का मतलब था पढ़ाई करना और एक सम्मानित काम करना, जबकि सेबेई का ये शौक उन्हें सिर्फ समय की बर्बादी और भविष्य की नाकामी का रास्ता लग रहा था। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें घर से बाहर गली में फेंक दूं, क्योंकि तुम्हारी असली जगह वहीं है। ये पिता के गुस्से की चरम सीमा थी, जहां उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे ने परिवार की इतनी बेइज्जती कराई है कि वो अब इस घर में रहने के लायक ही नहीं बचा। बेटे पर अपना सारा गुस्सा उतारते हुए अचानक पिता की नज़र दीवार पर टंगी उन लौकियों पर पड़ी। यही वो चीज़ें थीं जो उनकी नज़र में इस पूरी बेइज्जती और शर्मिंदगी की असली जड़ थीं, और अब उनका गुस्सा सिर्फ बेटे से हटकर उसके इस शौक के प्रतीक पर केंद्रित हो गया था। वो बिना एक शब्द कहे अपना हथौड़ा लाया और एक-एक करके पूरी तरह से उन सभी लौकियों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ लौकियों को तोड़ना नहीं था, बल्कि ये पिता का गुस्सा था जो बेटे के जुनून और उसकी कला को जड़ से खत्म कर देना चाहता था, ताकि परिवार की इज्जत पर फिर कभी कोई आंच न आए। ये देखकर सेबेई का चेहरा सदमे और बेबसी से पीला पड़ गया, लेकिन वो चुप रहा। उसकी ये चुप्पी सिर्फ डर नहीं थी, बल्कि ये उस बच्चे का टूटा हुआ दिल था, जो देख रहा था कि उसकी महीनों की मेहनत और जुनून को उसके अपने पिता ही बेरहमी से कुचल रहे थे। अगले दिन टीचर ने सेबेई की जब्त की हुई लौकी स्कूल के एक बूढ़े चपरासी को दे दी, जैसे कोई बेकार चीज दे रहा हो।
टीचर की नजरों में ये लौकी सिर्फ एक बच्चे का फालतू शौक थी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, और ये दिखाता है कि बड़ों की दुनिया अक्सर एक बच्चे की कला और उसके हुनर को कितना कम आंकती है। ये लो, इसे ले लो, टीचर ने चपरासी से कहा, जैसे वो कोई बेकार या गंदी चीज दे रहे हों। उन्होंने लौकी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया, सिर्फ इसे कहा, जो ये दिखाता है कि वो सेबई के इस जुनून को कितना तुच्छ और घृणा के लायक समझते थे। टीचर ने लौकी को इस तरह से दिया जैसे वो कोई गंदी या अपवित्र चीज पकड़ा रहे हों। ये एक उपमा सिमिली है जो दिखाती है कि टीचर की नज़र में ये लौकी सिर्फ एक फल नहीं बल्कि सेबई के बुरे शौक का प्रतीक थी, जिसे छूने में भी उन्हें घिन आ रही थी। चपरासी उस लौकी को अपने घर ले गया और उसे अपने छोटे और कालिक से भरे कमरे की दीवार पर टांग दिया। ये एक गहरा व्यंग्य है, आयरनी है। जिस चीज को टीचर ने एक गंदी वस्तु समझकर फेंक दिया था, वही चीज उस गरीब चपरासी के लिए उसके साधारण से घर की एक सजावट बन गई, जो दिखाता है कि किसी चीज की कीमत देखने वाले की नजर पर निर्भर करती है। लगभग 2 महीने बीत गए और उस चपरासी को पैसों की तंगी पहले से भी ज्यादा महसूस होने लगी। वो गरीब तो था ही, पर अब उसकी जरूरतें और बढ़ गई थीं, और यही मजबूरी अब कहानी में एक बड़ा मोड़ लाएगी, क्योंकि इसी के कारण वो उस बेकार लौकी की असली कीमत जानने की कोशिश करेगा। पैसों की इसी तंगी ने उसे मजबूर किया कि वो उस लौकी को एक पुरानी और अनोखी कलाकृतियों की दुकान क्यूरियो शॉप पर ले जाए। उसकी उम्मीद बहुत बड़ी नहीं थी, वो बस ये देखना चाहता था कि क्या इस चीज के बदले उसे कुछ सिक्के, अ फ्यू कॉपर्स मिल सकते हैं जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाए। कलाकृतियों के उस दुकानदार ने लौकी को बड़े ध्यान से परखा। ये चपरासी की तरह एक आम नज़र नहीं थी, बल्कि एक पारखी की जांच थी, जो उस साधारण दिखने वाली चीज में छिपी कला और उसकी असली कीमत को पहचानने की कोशिश कर रहा था, जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया था। लौकी की असली कीमत पहचानने के बाद भी दुकानदार ने जानबूझकर एक बेरुखी और उदासीन आवाज अपनाई और उसे चपरासी को वापस थमा दिया। ये एक चालाकी थी, ताकि चपरासी को लगे कि ये लौकी किसी काम की नहीं है और वो उसे बहुत सस्ते में बेचने के लिए तैयार हो जाए। यह कहकर कि मैं शायद इसके लिए तुम्हें 5 येन दे सकता हूँ, दुकानदार ने जानबूझकर एक बहुत छोटी कीमत बताई। ये उसकी चालाकी थी। वो देखना चाहता था कि चपरासी कितना भोला है और क्या वो इस कीमती लौकी को इतनी मामूली रकम में बेचने को तैयार हो जाता है। पोर्टर ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे तो बस कुछ सिक्कों की उम्मीद थी, लेकिन दुकानदार उसे सीधे 5 येन दे रहा था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन वो बूढ़ा पोर्टर बहुत चतुर और अनुभवी था। उसने अपनी हैरानी जाहिर नहीं होने दी और बड़े शांत भाव से जवाब दिया, इतने कम दाम में तो मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा। वो तुरंत समझ गया था कि अगर दुकानदार इतनी कीमत दे रहा है तो ये लौकी जरूर बहुत कीमती है और उसे और भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। दुकानदार को पोर्टर का आत्मविश्वास देखकर लगा कि उसे इस लौकी की असली कीमत का अंदाजा है। उस कीमती लौकी को खोने के डर से दुकानदार ने तुरंत अपनी पेशकश 2 गुनी करके 10 येन कर दी। लेकिन पोर्टर अपनी बात पर अड़ा रहा और 10 येन पर भी नहीं माना। वो समझ चुका था कि दुकानदार इस लौकी को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है, इसलिए उसने और ज्यादा दाम मिलने का इंतजार किया। दुकानदार और पोर्टर के बीच मोल भाव चलता रहा और अंत में दुकानदार को झुकना ही पड़ा। उसे उस लौकी के लिए पूरे 50 येन देने पड़े, क्योंकि वो समझ गया था कि यह चतुर पोर्टर इसकी असली कीमत जाने बिना इसे कम दाम में नहीं बेचेगा। 50 येन पाकर पोर्टर अपनी किस्मत पर खुश होता हुआ दुकान से बाहर निकला। उसे तो बस कुछ सिक्कों की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो उसे एक ऐसी रकम मिल गई थी जो उसके लिए एक खजाने जैसी थी।
आखिर ऐसा मौका रोज रोज कहाँ मिलता है कि कोई शिक्षक आपको मुफ्त में एक ऐसा तोहफा दे दे जिसकी कीमत आपकी साल भर की कमाई के बराबर हो। ये कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य आयरनी है, क्योंकि जिस कला को शिक्षक ने बेकार समझकर फेंक दिया, वही एक गरीब पोर्टर के लिए खजाना साबित हुई। वो पोर्टर इतना समझदार था कि उसने इस पूरे मामले के बारे में किसी को भी नहीं बताया। वो जानता था कि अगर ये बात शिक्षक तक पहुंच गई तो शायद उससे ये पैसे वापस ले लिए जाएंगे। इसलिए अपनी किस्मत को सुरक्षित रखने के लिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। और इस तरह न तो सेबेई को और न ही उस शिक्षक को कभी पता चल पाया कि उस मामूली सी दिखने वाली लौकी का आखिर हुआ क्या। ये कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य आयरनी है कि जिस कला को कुचला गया, उसकी असली कीमत उसके कलाकार सेबेई और उसके आलोचक शिक्षक दोनों से ही हमेशा के लिए छिपी रह गई। हाँ, वो पोर्टर वाकई में चालाक था, क्योंकि उसने 50 येन जैसी बड़ी रकम पाकर भी इस बात को पूरी तरह से राज रखा। यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी, क्योंकि वो जानता था कि इस खजाने को बचाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन उसकी चालाकी भी एक सीमा तक ही थी। वो ये नहीं समझ पाया कि जिस लौकी को उसने 50 येन में बेचा, उसकी असली कीमत उससे कहीं ज्यादा थी और उसे और भी बड़ा मुनाफा हो सकता था। उस बेचारे पोर्टर को तो ये सपना भी नहीं आया होगा कि जिस लौकी को उसने 50 येन में बेचा, वही लौकी दुकानदार आगे एक अमीर कलेक्टर को पूरे 600 येन में बेच देगा। यही वो असली वजह थी कि पोर्टर पूरी तरह से चालाक नहीं था, क्योंकि वो अपनी छोटी सी खुशी में उस कला की विशाल कीमत को देख ही नहीं पाया। सेबेई अब अपना सारा समय और ध्यान तस्वीरें बनाने में लगाता है। वो पूरी तरह से उनमें डूबा रहता है। बड़ों ने उसकी लौकी की कला को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसकी कलात्मक आत्मा आर्टिस्टिक स्पिरिट ने खुद को व्यक्त करने का एक नया रास्ता यानी चित्रकारी ढूंढ ही लिया। उसके मन में अब न तो उस शिक्षक के लिए कोई गुस्सा है और न ही अपने पिता के लिए कोई कड़वाहट, जिन्होंने उसकी सारी कीमती लौकियों को बेरहमी से तोड़ दिया था। एक सच्चे कलाकार की आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। उसकी एक कला को छीन लिया गया तो उसकी रचनात्मकता ने चित्रकारी के रूप में एक नया रास्ता खोज लिया, और इसी नई खुशी ने पुरानी कड़वाहट को खत्म कर दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे उसके पिता उसे तस्वीरें बनाने के लिए भी डांटने लगे हैं। ये कहानी का सबसे दुखद और व्यंग्यात्मक आयरॉनिक अंत है, क्योंकि ये दिखाता है कि समस्या लौकी में नहीं थी, बल्कि उसके पिता और समाज की उस संकीर्ण सोच में थी जो किसी भी कला को पढ़ाई के सामने बेकार समझती है। एक कला को कुचल दिया गया और अब दूसरी को कुचलने की तैयारी हो रही है।